तो मैंने पूरा ही Hi. ओके। तो Okay. आई वाज डूइंग दिस Conference वन in a एक्चुअली। cross-project collaboration meeting, representatives from different teams discuss their project interdependencies. They share information about upcoming milestones, resource constraints, and conflicts. By coordinating with other projects and operations, the team ensure that their work aligns smoothly, minimizing conflicts and optimizing resource utilization across the organization. What is the most important action by the project manager after the meeting? ठीक है, आपने लिखा document the meeting minutes and share with the project sponsor. Or other options are monitor the progress and performance of the projects and the operations. Establish a regular communication channel with the other project managers. Evaluate the effectiveness and efficiency of the process. Okay. So suggest वो एक्चुअली आंसर suggest कर रहा है कि आप बेसिकली क्रॉस जैसे प्रोग्राम में होता है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर आपस में इंटरडिपेंडेंसीज होती हैं। तो उसके लिए वैसे तो प्रोग्राम मैनेजर ये मीटिंग अरेंज करता है टू रिजॉल्व इंटरडिपेंडेंसीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएम की नहीं है, प्रोग्राम मैनेजर की है। लेकिन वो ये कह रहा है कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन क्या है, डॉक्यूमेंट करें मिनट्स में ऑफ द मीटिंग एक्शन वगैरह, वो शेयर कर दें ताकि फॉलो अप हो जाए। या आप उसको बाई वीकली स्टेब्लिश कर दें ताकि ऐसी मीटिंग होती रहे। या फिर आप उसको स्टेब्लिश करें, एवेलुएट करें इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी ऑफ द क्रॉस प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन। ठीक है। और मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्रेस। ऑप्शन ए could be done during the meeting, या ऑप्शन ए could be done after the meeting, which is part of the meeting etiquettes, right? कि आपने मीटिंग की, मीटिंग के आपने कोई एक्शन पॉइंट्स हैं वो शेयर कर दिए, ठीक है, दैट इज फाइन। बट इसका एसेंस क्या है, इसके पीछे एक पर्पस है, वो ये है कि क्रॉस कोलैबोरेशन मीटिंग है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स केम टू डिस्कस इंटरडिपेंडेंसीज, ठीक है। दे शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट जो भी उनके अपकमिंग डिलीवरेबल्स हैं। By coordinating with other projects and operations, the team ensure that their work aligns smoothly. तो ये बेसिकली बहुत हेल्पफुल साबित हुआ टीम का स्मूथ एक ऑपरेशन या टीम के स्मूथ प्रोजेक्ट चलने के लिए। तो बेहतर है कि हम इसको पॉइंट्स इन टाइम पे फ्रीक्वेंटली मिला करें। तो एक ये बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आंसर यही सुजेस्ट कर रहा है कि यार लेट्स एग्री टू मीट अगेन। अच्छा, मैंने इसका आंसर ये क्यों दिया था? हम्म। क्योंकि यहाँ पे देखिए मीटिंग तो हो गई है, हाँ। और मीटिंग में उन्होंने ऑलरेडी एग्री भी कर लिया है, माइलस्टोन भी आ गए। हमने क्या क्या चीज़ें शेयर भी करनी है, कैसे कैसे कोऑर्डिनेट करना है ताकि हम वर्क स्मूथली करें, मिनिमाइज हाँ। कॉन्फ्लिक्ट करें। और उसमें सारा कुछ एग्री हो गया, इसका मतलब है कि एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है कुछ ना हाँ। कुछ, किसी ना किसी शक्ल में। ठीक है, ताकि उसके ऊपर फिर वर्कआउट किया जाए। ठीक है। तो इसका मतलब ऑलरेडी आपने क्रॉस फंक्शनल क्रॉस प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन बनाई हुई है ऑलरेडी। ट्रू। तो उस चक्कर में मैंने ये कहा कि जस्टिफिकेशन ठीक है अभी ये आपकी। प्रोसेस है कि उसको एग्री करने के लिए उसको एक तो डॉक्यूमेंट किया जाए। बिल्कुल, और जस्टिफिकेशन आपकी वैलिड है। अगर हाँ, यही बात एग्री हो जाए कि हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, दैट कुड बी वन ऑफ द एक्शन एंड दैट कुड बी, अगर आपकी जस्टिफिकेशन यही है ना कि यार ये मीटिंग तो पहली बात है इस्टेब्लिश हुई भी है एज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एंड वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि पीएम का क्या काम है। इसके बाद पीएम का यही काम है कि कोई इम्पोर्टेंट एक्शंस अगर मीटिंग में लिए गए हैं तो उनको डॉक्यूमेंट कर ले, कोई डिसीजंस ली गई हैं तो उन्हें डॉक्यूमेंट कर ले। तो ओके। आपका आंसर बिल्कुल वैलिड है। इसको हम्म, इसी पे करेक्ट करके आगे चलते हैं। हम्म।
मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में दिया था, लेकिन हियर दिस एक्शन इज essential to ensure continuous alignment and coordination among the different teams work on interdependent project. Regular communication allow the quick resolutions of issues, sharing updates and effective management of change. वो वही बात है, लेकिन स्टिल मैंने बस उसी जस्टिफिकेशन मैं को ही समझ आगे गया। हम इसमें इफेक्टिव मीटिंग्स क्या होती हैं जिनमें कोई एक्शंस निकलते हैं और कोई डिसीजंस होती हैं, हम इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन या इफेक्टिव मीटिंग जो है उसी की लॉजिक देते हुए कहते हैं कि जी मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि मीटिंग किसी कंक्लूजन पे पहुंची, आप उसमें जो डिसीजंस हैं उनको डॉक्यूमेंट कर लें और उनको शेयर कर दें एज मिनट्स ऑफ द मीटिंग। पीएम का कोऑर्डिनेशन का काम भी होता है, तो ये कोऑर्डिनेशन का काम हो जाएगा। ऐसे ही। चलें Yeah, आगे at the end of the sprint, the Scrum team hold a review and ठीक है। retrospective meeting. हम्म। They assesses the completed work and gather feedback हम्म। from the stakeholder. Based on the feedback and their own observation, the team identifies areas for improvement and हम्म। potential schedule adjustment. By हम्म। embracing the adaptive nature of their methodology, the हम्म। team iteratively refines the project हम्म। schedule to enhance efficiency and meet stakeholder expectations. हम्म। What is the most benefit of this iterative refinement process by the team? हम्म। ठीक है। तो That आप कह increase रहे हैं the कि टीम जो है कॉन्टिन्यूसली मिलती है, आपकी क्या जस्टिफिकेशन है? देखिए, मेरा तो क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जो हमने बात की थी वो बात की थी स्टेक होल्डर्स के हवाले से इनिशियली। हम्म। ठीक है। और फीडबैक वहां से शुरू हुआ, तो उसकी बेस के ऊपर टीम ने काम किया, इम्प्रूवमेंट क्या है, पोटेंशियल एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए। तो मैंने इस पॉइंट को ही माइंड में रखा था हम्म। कि इसके बेनिफिट क्यों हो रहे हैं। एक तो हमारी डेफिनेटली आप फीडबैक के बाद इम्प्रूव करते हम्म। हैं, रीस्केड्यूल करते हैं, आप उसको हम्म। रीडिजाइन करते हैं, सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एग्री। हम्म। मैंने सिर्फ इस पॉइंट पे लिया कि टू ठीक है। टू एनहेंस एफिशिएंसी एंड बिल्कुल। मीट जितनी भी एक्सपेक्टेशंस। वो जितनी भी मैंने मीटिंग, सिर्फ सेंटर पॉइंट मेरा सा स्टेक होल्डर, तो मैं उसी तक ही लिमिट रहा मैं फिर। समझ गया। सो बेसिकली जो रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है उसमें आप लुक बैक करते हैं कि क्या चीज़ें आपकी अच्छी चल रही थी, क्या चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको अपना लेनी चाहिए, यानी काइंड ऑफ अ लेसन लर्न मीटिंग होती है। तो अगर इसमें आप देखें तो कोलैबोरेशन तो डेफिनेटली आप ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं, टीम को कह रहे हैं कि भाई बोलो, विदाउट बीइंग जज्ड यू शुड कम्युनिकेट। ठीक है। और टीम बोलेगी कि भाई एस्टिमेट जो थे सही नहीं थे, या ये बोलेगी कि चेंजेस बहुत हुई हैं ड्यूरिंग द लास्ट स्प्रिंट, लास्ट मिनट चेंजेस हुई हैं, डिज़ाइन चेंजेस हुई हैं, हमें कोडिंग दोबारा करनी पड़ी है, रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं थी। तो कोलैबोरेशन तो बढ़ती है, टीम तो बोलती है और खुल के बोलती है, तो कोलैबोरेशन तो बढ़ती है। ठीक है। अब ऐसे ही। इसमें क्या है कि जब आप एजाइल प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो एजाइल प्रोजेक्ट्स में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता शुरू में कि हम कितना स्कोप ऑफ वर्क है, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो हम बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते करते चल रहे होते हैं कि पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था प्रोजेक्ट, लेकिन जब हमने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जहाँ समझ में आया स्प्रिंट स्टार्ट कर दिया, जितना हमने काम किया उतना हमारा एक्सेप्ट हो गया, हमें थोड़ी तसल्ली होगी। तो जो रिस्क था ना इधर था, वो थोड़ा नीचे आ गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो हम इसमें एक कोई करेक्शन भी चाहिए मेरे ख्याल से हम्म, आंसर में ना। ये एक ऑप्शन भी गलत दी हुई है इट आई थिंक। इंक्रीज द क्वालिटी, हाँ ये भी गलत है। इट रिड्यूसेस द रिस्क, इट इंक्रीज द क्वालिटी एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स through iterative refinements of the project schedule based on the feedback of the Scrum team in necessity ये आई of थिंक हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आई थिंक, करेक्ट। सो रिमेम्बर। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव जो है ना वो इसके लिए नहीं होती, स्प्रिंट रिव्यू होते हैं जिसमें आप डिलिवरेबल्स प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव
कम्युनिकेशन ही इनहांस करती है। रेट्रोस्पेक्टिव ट्रांसपेरेंसी लेके आती है। रेट्रोस्पेक्टिव वो तो आपको, लेसन लर्नड भी होता है हाँ, ना उसमें फिर। लुक फॉरवर्ड करने के लिए कि बेटर हम जो है बेटर अलाइनमेंट के साथ अगला स्प्रिंट स्टार्ट करें। सो ऐसे। रेट्रोस्पेक्टिव आपका लेसन लर्न होता है आपके प्रोसेस से रिलेटेड, आपके द वे यू आर डीलिंग विद पीपल, द वे यू आर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, द वे यू आर डूइंग द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। ठीक है। दिस इज just to take corrective actions if we have deviated from the plan, और कहीं पे हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो हम अपने, जिसे कहते हैं ना कि वो जहाज पटरी से अगर उतर गया है तो फिर आप उसे वापस लेके आके फिर पटरी पे ले आए। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखें। तो आप कह रहे हैं कि आंसर जो इसका होना चाहिए वो क्वालिटी, वो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ द डिलीवरेबल्स तो नहीं है। क्वालिटी ऑफ द डिलीवरेबल्स तो बेसिकली अगर आपने स्प्रिंट रिव्यू में अपना डेमो दिया है और डेमो में आपको फीडबैक मिली है, तो वो फीडबैक आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी, राइट। ऐसे ही पढ़ जैसे लेते हैं। मैं ज्यादा इसी बात को समझाऊं, एट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वाला जो पॉइंट है, ये कुछ एग्री होता है। लेकिन क्वालिटी एंड वैल्यू, ओके, बट नॉट इन मेरे द ख्याल में कॉन्टेक्स्ट। जो आपका आंसर है ना, जो आपका आंसर है, अगर आपका आंसर ये है कि यार ये वो टाइम है जो टीम के लिए स्पेयर किया गया है, ठीक है। रेगुलरली तो आप काम के बारे में, डिलीवरेबल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन रेट्रो जो है वो बिल्कुल एक बड़ी टाइट इन्वायरमेंट में, बड़ा टाइट स्प्रिंट के टाइमिंग में ना एक रेट्रो रखी जाती है जो कि टीम के लिए रखी जाती है कि भाई बोलो, अब काम के बारे में हमने डिस्कस करें, अब हम द वे मैनेजमेंट इज ट्रीटिंग यू, द वे वी आर वर्किंग, क्या हम, मतलब रेट्रो इज अबाउट द टीम। तो अगर आपका पॉइंट, आप, योर माइंड सेट इज कि यार कम्युनिकेशन इनहेंस हो रही है, कोलेबोरेशन इनहेंस हो रही है, तो लेट्स गो अहेड विद योर ऑप्शन एंड मूव फॉरवर्ड। माइंडसेट की बात है ना, आप उसको उस तरफ से। लेकिन ये देखें देखें, ये तो जर्नल पर्सपेक्टिव में ये बातें ठीक है, एग्रीमेंट में भी आ सकती है, अंडरस्टैंडेबल भी है, काउंटर एक्सप्लेनेशन भी दी जा सकती है। लेकिन जब हम एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठे होंगे तो डेफिनेटली हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है ना। अच्छा, इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, असल में ये प्रॉब्लम है, देखो हाँ। हुआ क्या है, ऑप्शन में रेट्रो की बात भी हो रही है, साथ साथ रिव्यू की बात हो रही है। अब ये हाँ। एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट द स्क्रम टीम होल्ड्स अ रिव्यू एंड हम्म। रेट्रो। ठीक है। अब वो कह रहा है दे असेस द कंप्लीटेड वर्क। अब वो डेमो में जो स्प्रिंट रिव्यू है उसमें दे असेस द कंप्लीटेड वर्क, ठीक है, हम्म। एंड गैदर द फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर। ये सिर्फ, ये पहला सेंटेंस जो है वो स्प्रिंट रिव्यू का है और डिलीवरेबल्स पे फीडबैक का है, जिससे क्वालिटी इंप्रूव होती है, ये पहला। ठीक है। बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड देयर ओन ऑब्जर्वेशन द टीम आइडेंटिफाइज एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है। एग्जैक्टली exactly। ये तो बिल्कुल डिलीवरेबल्स की बात हो रही है, क्वेश्चन मैंने अब पढ़ा है। By embracing and adapting nature of the material, team iteratively refine the project schedule। हाँ, तो बेसिकली रेट्रो से वो हट गया है, वो बेसिकली टोटल स्प्रिंट रिव्यू और डिलीवरेबल्स की रिफाइनमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी बैठती है। ठीक है। देखें उसने स्टार्ट तो यही किया कि एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट हम स्प्रिंट रिव्यू भी करते हैं और रेट्रो भी करते हैं, राइट। आगे उसने कहा दे असेस द कंप्लीटेड वर्क। जब आप क्या कहते हैं, अ, जब आप क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं ना, जब आप देखते हैं कि जी आपका डिलीवरेबल जो है वो अपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि नहीं, या आप अपना डिलीवरेबल कस्टमर को डेमो देते हैं और उससे फीडबैक लेते हैं, तो उस फीडबैक से आप फिर रिफाइनमेंट करते हैं, कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं। तो जो क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन टोटल दी गई है वो डिलीवरेबल को प्रेजेंट करने के बाद स्टेक होल्डर की फीडबैक लेनी, और उस फीडबैक की बेस पे प्रोडक्ट की रिफाइनमेंट है। देख रहे हैं आप। सही हो गया। ठीक है, एग्री तो करते हैं, इसके ऊपर एग्री ये करते हैं। क्वालिटी के ऊपर बैठता है। मैंने क्वेश्चन सही तरह से देखा नहीं था।
This option is correct through iterative refinement of the project schedule based on the feedback and observation. Scrum team can enhance the overall quality and value of the project deliverable by continuously identifying areas for the improvement and making adjustment. The team ensure that the final product meets and exceeds stakeholders' expectations and delivers value consistently. इस पे एग्री करते हैं, इस पे चलते हैं। Okay, the Scrum Scrum team is in the midst of the sprint planning, ठीक है, for an upcoming iteration. As they discuss the user stories and the tasks to be tackled, they also consider potential risks that could impact the successful completion. The product owner suggests that they take proactive approach to risk management. The team decides to determine risk management options by brainstorming potential risks, categorizing them by severity and likelihood, then identifying strategies to mitigate and address each risk. This allows the team to prepare and have contingency plan in place. Which of the following describe the risk management approach that Scrum team is using in this scenario? um, hmm, तो पूरा ही प्रोसेस ही डिस्क्राइब कर दिया गया है। हम्म हम्म The this allow team to prepare the having okay. The team decides determining the okay categories. अच्छा, जो टीम कर रही है ना, वो कह रही टीम कर क्या रही है। द टीम डिसाइड्स टू डिटरमिन रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शंस बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग पोटेंशियल रिस्क्स, categorizing them by severity and likelihood, and then identifying strategies to mitigate. This allows the team to prepare and have contingency plans in place. ठीक है, अभी देखें, जो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। दूसरा रिस्क को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तीसरा रिस्क को क्वालिटेटिवली, अच्छा, जब आप एनालाइज करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन और आ जाती हैं। एक, आप क्वालिटेटिवली एनालाइज करते हैं, एक क्वांटिटेटिवली एनालाइज करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिवली एनालाइज करना क्या होता है? आप कहते हैं कि जी इसकी रिस्क की 2 चीज़ होती है, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट। तो आप कहते हैं जी बहुत हाई चांस है इसके और बड़ा ही इम्पैक्ट है इसका, यानी बस आप यही कहते हैं डराने के लिए कि जी यार ये तो रिस्क हुआ ही हुआ, ठीक है। ओके। और दूसरा आप कहते हैं कि जी इसका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब आपने सिर्फ डराया, आपने बताया नहीं कितना नुकसान होगा, 5 दिन ज़ाया हो जाएंगे, 5 लाख ज़ाया हो जाएगा, ये नहीं बोला। ये इस ग्रैन्युलैरिटी के ऊपर लाने के लिए आपको क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करना पड़ता, थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिकल मवाद इकट्ठा करना पड़ता, डेटा इकट्ठा करना पड़ता, राइट। लेकिन हम्म अगर कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ें, like for example, team decides to determine risk management option by brainstorming potential risk. हम्म अब यहाँ पे assessment हो रही है, categorizing them into by severity and likelihood, and identifying strategy to mitigate or address the each risk. So this allows the team to prepare and having a contingency plan in place. तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में है। आप कह रहे हैं आपका ऑप्शन ये है कि रिस्क असेस कर रही है टीम और प्रायोरिटाइज कर रही है। अच्छा, जो सिनेरियो है ना, सिनेरियो जो है उसमें अगर सिर्फ बात ये होती कि टीम बैठी है, ब्रेनस्टॉर्म किया है और उन्होंने देखा है कि कौन कौन से रिस्क जो हैं वो उनको दरपेश हो सकते हैं, व्हाट इफ सिनेरियो, कहाँ वो फेल हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर टीम सिर्फ इस हद तक रहती कि जी ठीक है हमने आइडेंटिफाई करने हैं ब्रेनस्टॉर्म करके, और हमने प्रायोरिटाइज करने हैं कि भाई किस रिस्क की प्रोबेबिलिटी हाई है, किस रिस्क का इम्पैक्ट हाई है, और हमने उस हिसाब से रिस्क को प्रायोरिटी देनी है, अपनी लिस्ट बनानी है कि जी जो जो हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट वाले रिस्क हैं वो ऊपर चले जाएंगे और लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट वाले रिस्क नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो उनका पॉइंट ऑफ एक्शन क्लियर हो जाएगा कि हम हमने कौन से रिस्क को पहले टैकल करना है, ऐसे ही है। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि टीम ने ब्रेनस्टॉर्म किए पोटेंशियल रिस्क एंड कैटेगराइज किए कौन से हाई मीडियम लो हैं, ठीक है। एंड देन अब आगे बात आती है, एंड देन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट ईच रिस्क। अब ये बेसिकली ये है कि बेसिकली अब आपने जो टॉप आइडेंटिफाई कर ली हैं उनको अब आपने मिटिगेट करना है
कैसे करना है, एक्सेप्ट करना है, ट्रांसफर करना है, क्या कहते हैं, मिटिगेट करना है, या क्या कहते हैं। नहीं करना है। हाँ ठीक है। तो हम्म, यहाँ पे बेसिकली क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस तो बिल्कुल नहीं हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि टीम ने जो प्रायोरिटाइजेशन की है, या उन्होंने इवन क्वेश्चन में प्रायोरिटाइजेशन का भी जिक्र नहीं है। अगर आप गौर से देखें, क्वेश्चन सिर्फ आपको कह रहा है कि टीम ने एक अप्रोच ली है कि जी लेट्स सिट आइडेंटिफाई रिस्क्स एंड कैटेगराइज देम बेस्ड ऑन सेवेरिटी एंड लाइकलीहुड। यानी दो चीज़ों, कि कितना ये हाई है और कितना, यानी कि टीम ने बेसिकली, तो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस सिर्फ यही होता है कि टीम कहती है कि जी कितना बड़ा रिस्क है, ठीक है, कितना बड़ा रिस्क है और हाँ, कितना इसका इम्पैक्ट है, ठीक है। इसकी बेस पे फिर वो असेस भी कर सकते हैं, रिस्क को प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ बात नहीं रुकी, उसने कहा फिर दे वेंट फॉरवर्ड टू फाइंड आउट द मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, राइट। तो आप ऊपर देखें, जो ऑप्शन ए है उसमें दो पार्ट हैं, क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस भी है और रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग भी है। तो जो क्वेश्चन में आपका दूसरा एलिमेंट है ना, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। कि देन ये आइडेंटिफाइंग हाँ, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। हम्म, सही हो गया सर। नहीं, मुझे अभी क्लियर क्यों हो गया है। ये इसमें ये था कि जो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में अभी हमने बात की ना स्टैटिकल डाटा की, एक तो स्टैटिकल डाटा या प्रोबेबिलिटी या इस तरह की अभी चीज़ें इसमें क्लियर नहीं है। दूसरा वो एज क्वांटिटेटिव में होती हैं। हाँ, दो तो तरह के रिस्क एनालिसिस होते हैं, हाँ हाँ क्वालिटेटिव हाँ और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हाँ, सिर्फ हाई मीडियम लो होता है। हम्म, क्वांटिटेटिव फिगर वाइज होता है कि हाई मीन कितना, इतना कितना हाई है, है। यानी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.1 है, 0.9 है, यानी 90% चांस है या 10% चांस है। और अगर फिगर की बात करें तो कितना टाइम में डिले आ सकता है, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 10 दिन, और कितना हम्म, पैसों में सही नुकसान हो हो गया। सकता है, मिलियन, 10 लाख, 1 लाख, 10,000, जो भी है, सही हो लेकिन गया। वो क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपने दो चीजें देखी हो, क्वेश्चन में कही गई हैं। पहली, कि जो है दे हैव ब्रेनस्टॉर्म द रिस्क्स एंड कैटेगराइज दोज रिस्क्स बेस्ड ऑन severity एंड likelihood। और हम्म, दूसरी, दे आइडेंटिफाइड स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट। तो ये सुजेस्ट करता है ऑप्शन आंसर ए, क्यों, पहले उन्होंने क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस किया और एंड रिस्क रिस्पांस प्लानिंग। जो दूसरा सही हो part गया। है ना, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट रिस्क, वो है रिस्क रिस्पांस प्लानिंग। सही हो, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। So the team using called evaluate the risk and developing the strategy to deal with quantitative. सही हो गया। इसको क्विकली करते हैं। मिडवे थ्रू द स्प्रिंट द स्क्रम टीम रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग स्टेक होल्डर informed about their progress. They leverages the stakeholder categorizations they have established, the hold target engagement sessions. They schedule a meeting with the key decision makers to discuss high level progress, conduct a demo for end user to gather the feedback, sent detailed status report and to technical expert. This approach ensure each stakeholder category receive relevant update and enhancing the overall project collaboration. What is the next step that the Scrum Master after holding the target engagement session with the stakeholders? सही है। सो इसमें तो एंगेजमेंट को असेस किया जा रहा है कि टीम जो है वो मिड स्प्रिंट में है, एंड दे रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म्ड
उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, स्टेक होल्डर को कैटेगराइज किया हुआ है कि कौन जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन जो है वो इन्फ्लुएंशियल है, कौन इंटरेस्टेड है, किसके पास पावर है। ठीक है। Then they scheduled a meeting with key decision makers, ठीक है, to discuss high level progress, and they conducted a demo for end users to gather feedback, and then they sent the detailed report, ठीक है। Now this approach ensures that each stakeholder category receive relevant update, ठीक है। उसने बता दिया कि जी हमारी engagement strategy क्या है, ठीक है, हम इस तरह से engage कर रहे हैं। What is the next step of the Scrum Master आफ्टर होल्डिंग टारगेटेड? अब वो कह रहा है कि प्लान तो क्लियर है, एक्शन भी क्लियर है, वो कर तो रहा है, लेकिन जो कहते हैं मॉनिटर एंगेजमेंट कैसे, कि उसकी इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करते रहो। यानी उसने कहा है कि हम मिलते हैं, आइडेंटिफाइड हैं स्टेक होल्डर्स, इंगेज भी हम उनसे कर रहे हैं, कुछ को हम डिसीजन मेकिंग मीटिंग में बुलाते हैं, कुछ को हम डेमो में बुलाते हैं, कुछ को हम एक्सपर्ट्स को हम जो है डिटेल रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये तो सही है, ये तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब करना क्या चाहिए बेसिकली, जिसे कहते हैं ना कि कंडक्ट तो हो रहा है, अब मॉनिटर है। यानी आप एग्जीक्यूट तो कर रहे हैं एंगेजमेंट स्ट्रेटजी, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करते रहें कि आप तो भेज रहे हैं डिटेल रिपोर्ट, क्या कोई उसको पढ़ भी रहा है? अब कल ये बात हो रही थी हम लोग अपने ऑफिस में कि जी हम प्रोग्राम अपडेट भेजते हैं संडे वाले दिन इवनिंग में सब मैनेजमेंट को, ठीक है, और उसमें हम रिस्क्स हाईलाइट करते हैं कि जी क्या पिछले हफ्ते में अचीव हुआ है, क्या अगले हफ्ते हम करने जा रहे हैं, और क्या रिस्क्स हैं। तो पिछले 3 महीने से हम ये कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब मैनेजमेंट की एक्चुअल फिजिकल मीटिंग होती है और वो हुई, तो उन्होंने कहा जी कि हमें तो पता ही नहीं रिस्क्स क्या है। ओ भाई, आप लोगों को एक ईमेल करते हैं हम हर हफ्ते 3 महीने से, और उसमें हम ये सब कुछ लिख के बता रहे हैं, रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं जी वो तो कोई खोल के पढ़ता नहीं है, यानी वो लोग बोले तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जी सेंड एन ईमेल, एस्केलेट एस्केलेट एस्केलेट, भाई हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आप अपनी तरफ से भेज रहे हैं वो उनके मेल बॉक्स में जा रही है। दैट इज नॉट एन इफेक्टिव मेथड जब तक आप किसी को हिला के ऐसे बताते ही नहीं हैं कि भाई ये देखो ये रिस्क हैं, स्पीक आउट ऐसे ही। लाउड। तो इफेक्टिवनेस ऑफ दोज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए आफ्टर दीज आर इन प्लेस। तो फिर आपको पता चलेगा यार मेल शेल कोई नहीं पढ़ता, इनको कान पे जाके बताना पड़ेगा हिला के कि भाई प्रोजेक्ट जो है वो डिरेल हो रहा है। सही हो गया, ठीक हो गया। In the midst of the project sprint, the Scrum team conducts a budget review meeting. They compare the actual expenditure with the initially estimated budget and notice some variation due to unforeseen technical challenges that required additional resources. The team decides to engage the governance process to address these variations. हम्म। They present the situation to the relevant stakeholders, provide the detailed explanation to the circumstances, and propose adjustment to the budget as necessary to ensure project stays on track. What is the next step for the Scrum Master after engaging the governance process to address budget variation? हम्म। Okay. तो बेसिकली वो अपना, उन्होंने गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, दे हैव अ रिव्यू कि कितना बजट था और कितना यूज हो गया है, और क्या बजट वेरिएशन है, ठीक है, दैट इज इन प्लेस, राइट। टीम डिसाइड टू एंगेज द गवर्नेंस प्रोसेस टू एड्रेस दीज वेरिएशंस, दे प्रेजेंट द सिचुएशन, प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन कि क्या अगर लेट हुआ, अगर ओवर बजट हुए हैं तो क्या उसकी वजह है, and proposes adjustment to the budget as necessary to ensure project stays on track. So what is the next step for the Scrum Master after engaging the governance process plus the budget variation? ठीक है। तो अगर तो ऐसा आपने जस्टिफिकेशन के साथ
आप गए, आपने कहा जी बजट ओवररन हो गया है और उसकी वजह ये है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं था, ये आप लोग जाने और आप ही इसका हल निकालें। और अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो फिर आप अपनी बेसलाइन वगैरह चेंज करेंगे वापस आके, कहेंगे ना कि भाई ठीक अच्छा, है। इसमें सिर्फ एक चीज जो मैंने मिस की थी, इसमें अप्रूवल का जिक्र डायरेक्ट नहीं है। कहीं पे मेंशन नहीं है। नहीं है। हाँ बात समझ रहे करेक्ट हैं? करेक्ट, जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं हुआ। कहीं पे भी डिसीजन नहीं ली गई कि जी आपकी हाँ जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेड। हाँ हाँ, समवेयर कहीं पे नहीं लिखा। तो मैंने इसलिए कहा कि यार हम गए, उसको प्रेजेंट किया, हमने अपना डॉक्यूमेंट बना लिया, तो मैंने लेकिन डॉक्यूमेंट के लेकिन कॉन्टेक्स्ट में लेकिन इसको लेकिन लिया। इस मीटिंग में जब आप गए हैं तो आप अपना होमवर्क करके गए। तो डेफिनेटली मैंने बेसिकली उनको प्रपोज किया, उनकी सजेशन ली होंगी, सारा कुछ किया। और मैंने उन्हीं चीज़ों को भी डॉक्यूमेंट किया कि उनका क्या रिस्पांस था, मैंने क्या उनको कहा, उन्होंने अप्रूव किया नहीं किया या जो भी कहा। सिर्फ एक लफ्ज यहाँ पे नहीं था कि अप्रूवल का क्या स्टेटस है, उसकी वजह से मैं डेविएट हुआ। अच्छा, ये पहले पार्ट में वो कह रहे हैं कि हम आपस में बैठे हुए हैं, ये जो पहली पहले पहला तो पार्ट है उन्होंने ना। इनिशियली अपना कंडक्ट हाँ किया, फिर हाँ स्टेक होल्डर को प्रेजेंट किया हाँ। एंड प्रपोज द एडजस्टमेंट इन द बजट आल्सो। तो हाँ इसमें एक जो प्रोसेस में अगर सैर है, आप अपनी टीम के साथ बैठे, आपने एनालाइज किया कि आपकी जो है बेसलाइन क्या थी और करंट एक्चुअल परफॉर्मेंसेस क्या चल रही हैं, और आपने बजट क्या कहते हैं कॉस्ट वेरिएंस निकाल लिया। ठीक है। अब आपने बेसिकली परफॉर्मेंस तो रिव्यू कर ली, डॉक्यूमेंट आपके पास डेटा तो आ गया कि हम ओवर बजट हो गए हैं फॉर दिस पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, या अभी तक जो काम हुआ है। ठीक है। अब आपने कहा कि यार ऐसा करते हैं, हम अपने तक इंफॉर्मेशन नहीं रखते, हम स्टेक होल्डर्स के पास लेके जाते हैं कि जी हम तो बजट ओवररन हो गया है, हम तो नेगेटिव में जा रहे हैं। ठीक है। बीइंग ट्रांसपेरेंट। ठीक है। तो आपने ये, लेट से आप एक स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग में गए और आपने हाईलाइट कर दिया डैशबोर्ड पे कि हम बजट में जो है नेगेटिव जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है। वो कहता है व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर द स्क्रम मास्टर आफ्टर इंगेजिंग द गवर्नेंस प्रोसेस टू एड्रेस बजट वेरिएशन। यहाँ पे हाँ, जो नेक्स्ट स्टेप अभी होना चाहिए एड्रेस ना, वो ये होना चाहिए कि अब आप इसको एक अगले स्टेज पे लेके जाओ, यानी इसे एस्केलेशन फॉर्मली, हो गई है हाँ बस। इसे फॉर्मली अप्रूवल लो। तो वो आपकी बात ठीक है कि अब आप इसे डॉक्यूमेंट करो, एक सीआर बनाओ, जस्टिफिकेशन लिखो, और वर्डली मैनेजमेंट के पास जाके उससे साइन ले लो। ना, देन यू कम बैक एंड अपडेट योर बेस लाइन्स। ऐसे ही है। ठीक है, आप वो प्रोसेस क्लियर है आपको, तो आप ठीक जा रहे मेरा फिर भी एक सवाल रहता है हमेशा। हो। मैं एग्जाम सिचुएशन में तो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, मेरा तो जवाब गलत हो गया ना। नहीं, आपके जहन में जो मेथड है ना, अगर देखें, हो हो सकता है मैं जब क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मेरे से ये गलती हुई हो, ये हो सकता है ना, मेरे से ये गलती अब हुई। फिर इसका मतलब है हम ये भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि आपने अपनी लॉजिक दी, मैंने अपनी लॉजिक दी, बोथ एग्रीज ऑन सम पॉइंट्स, बिकॉज मेरे माइंड में कुछ हो रहा है, आपके माइंड में कुछ हो रहा है। तो देखें, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा जवाब ठीक है। नहीं हम कह सकते हैं, उसकी वजह ये है कि अ, हम जब एक चीज मिस नजर आ रही है कि क्वेश्चन में एक चीज मिस है, एक स्टेप मिस है। ठीक है। हाँ बिल्कुल हम बिल्कुल। हमें नजर आ रहा है तो मिस्टेक क्वेश्चन में है, हमारे प्रोसेस में वो एक स्टेप था कि जी आना चाहिए था, नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि अब आपने खुद एनालाइज कर लिया, स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट कर दिया। ठीक है। सही हो। और अब आप इसको जस्टिफिकेशन को डॉक्यूमेंट करके अप्रूवल ले लें। हम्म, ओके हो गया, ओके, वो मुझे क्लियर है, बस उसी में मैं थोड़ा डाइवर्ट हुआ बस। नहीं, क्लैरि डिस्कशन करने का तो फायदा यही है ना। In a daily stand-up meeting, the Scrum team shares update on their progress and discusses the impediments they are facing. हम्म, One team member mentioned that technical dependency issue has arisen that could potentially delay the sprint goal. ठीक है।
Scrum Master recognizes the importance of addressing the high priority risk in a timely manner. हम्म। Team decide to prioritize this risk by allocating resources to resolve the dependency issue immediately. The quick response demonstrates team commitment to risk management and maintaining the project trajectory. A possible exam question is, what is the main advantage of prioritizing high priority risk and Scrum? तो सवाल तो आखिर में ही है। ठीक है, कि जो है अनसर्टेनिटी जिन रिस्क में ज्यादा है, सो जो रिस्की होता है ना, बेसिकली उसी को पहले ही आप कॉम्प्लेक्स और रिस्की को आप पहले ही टैकल करते हैं। तो ओवर द सही पीरियड है। ऑफ टाइम आपकी कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क जो है वो रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, इसमें वो इसमें वो अप्रोच है। ठीक है, वो कह रहा है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ प्रायोरिटाइजिंग हाई प्रायोरिटी रिस्क, इट इंश्योर्स द टीम डिलीवर्स द प्रोडक्ट स्प्रिंट गोल एंड प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। अगर उसके ऊपर सवाल में भी देखें तो स्प्रिंट गोल ही खड़े लाइन लगा हुआ है। स्प्रिंट गोल बेसिकली वो कह रहे हैं, इन डेली स्टैंडर्ड मीटिंग्स टीम शेयर द अपडेट। ठीक है, एंड वन टीम मेंबर मेंशन्स दैट देयर इज अ टेक्निकल डिपेंडेंसी। ठीक है, नाउ this issue has a potential impact and it could delay the sprint goal। ठीक है, अब स्क्रम टीम recognizes the importance of addressing high risks in timely manner। The team decides to prioritize the risk of allocating resources to resolve this technical dependency। This quick response demonstrates the team commitment to risk management and maintaining project। What is the main advantage of prioritizing? यही है कि आपको पता लग गया कि एक टेक्निकल रिस्क है, आपने एक छोटी सी कमेटी बना दी टीम के अंदर से ही कि भाई इस टेक्निकल डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करो, इसका कोई सोल्यूशन निकालो। ठीक है, हाई रिस्क था, आपने फौरन उसे टैकल किया और आपने उसको एड्रेस किया। ऐसे ही है, तो उससे क्या होगा कि आप बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे, आपका स्प्रिंट गोल अचीव हो जाएगा, राइट। लेकिन इसमें देखे ना, मैंने मैंने जो पॉइंट लिया, इट इंक्रीजेस टीम एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। कंसर्न ये क्यों मैंने किया, मैं आपको हम्म। एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारी एफर्ट्स टीम ने इटसेल्फ खुद की, मिसाल के तौर पे ना, हम्म। उन्होंने प्रायोरिटाइज भी किया, उन्होंने असेस भी किया, उन्होंने रिजॉल्व भी किया, उन्होंने क्विक एक्शन भी लिया। और दिस शोज टीम कमिटमेंट टू रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट ट्रैजेक्टरी। हम्म। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आगे चला गया। अच्छा, तो नीचे उसने एक लाइन लिखी, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ प्रायोरिटाइजिंग द हाई यही असल प्रायोरिटी। क्वेश्चन था। असल सवाल ये, तो उसने पिछली जो भी हमने बातें की उससे उसका कोई वास्ता नहीं था। हाँ, उसने कहा मैं है कि जी टीम ने जल्दी जल्दी जो किया है ना, एक टीम बना दी है, एक कमेटी बना दी है टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करने के लिए, हाई रिस्क जो स्प्रिंट गोल को इम्पैक्ट कर सकता था। तो इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमारा स्प्रिंट गोल अब खतरे में नहीं रहेगा। हम्म, ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये असल में बस ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे। टीम फोकस। फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट initiative, the Scrum team recommends a project execution strategy. They assesses financial resources available, potential investor, and revenue projection. Based on this analysis, proposed a mix of equity investment and crowdfunding to secure the necessary funding. What is the next step that the Scrum team, after recommending the project execution strategy and proposed mix of equity investment and crowdfunding? What is the next step? आई डोंट नो, मैं तो बस इधर तुक्के ही लगा रहा था कि ये हाँ मैं इस नहीं, पे क्या लेकिन करूं। वो ये बेसिकली बड़ा ही इनिशियल सा सवाल है। ऊपर जाएं, फॉर अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, द स्क्रम टीम रिकमेंड्स द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी, दे असेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वो जो हम कल बात कर रहे थे ना, कि कोई प्रोडक्ट लेके आ रही है प्रोडक्ट टीम,
तो वो कह रहे हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, इन्वेस्टर कहाँ से आएंगे, प्रोजेक्शंस क्या है, बिजनेस केस क्या है, सारा कुछ ठीक है। एंड वो कह रहे हैं जी चलो जी हम कोई इधर उधर से इन्वेस्टमेंट भी पकड़ लेंगे, क्राउड फंडिंग भी पकड़ लेंगे इसको करने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियली फिजिबिलिटी उन्होंने अपनी डिस्कस कर ली है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस टीम टू रिकमेंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्रपोजल। बेसिकली वो कह रहे हैं बिजनेस केस तो क्लियर है, मतलब बिजनेस केस तो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कि प्रोजेक्ट का बिजनेस केस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सारा कुछ वो कर लिया। अब अगला स्टेप है कि चार्टर बनाओ। वो बेसिकली प्रोसेस वाइज इस तरह समझें कि चार्टर बनेगा तो फिर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा ना, प्लान होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अभी हम बिल्कुल ही आइडिया आइडिया स्टेशन पे, आइडिया स्टेज पे हैं कि आइडियलाइजेशन हो रही है अभी। उन्होंने प्रपोजल दे दी कि यार हाँ, एक ये प्री प्रोडक्ट आपकी हो क्वेश्चन के सकती अंदर है। प्री इनिशिएशन है सारा कुछ। सारा कुछ प्री कल इनिशिएशन कल अभी। हमने जो कहा था ना, प्री अभी इनिशिएशन। बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। लेकिन प्रोजेक्ट फॉर्मली स्टार्ट करने के लिए आपको चार्टर बनाना पड़ेगा। जब हम कहेंगे ना चार्टर बनाओ, फिर आप अपने प्रोजेक्ट को रिफाइन करेंगे, स्कोप को, ऑब्जेक्टिव्स को, डिलीवरेबल्स को, माइलस्टोन को, चार्टर को। ये आपका फिर बेसिकली एक फॉर्मल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। हम्म, यानी आइडिएशन स्टेज से निकल जाएंगे आप। सही हो गया। So, as a new team member join, as new team member joins the Scrum team, they confirm the approach और for नॉलेज। knowledge transfer. Sorry, they confirm the approach for knowledge transfer. The team outline how existing member will share information and provide guidance to the newcomers. They decided to organize knowledge transfer session where experienced team members share insight about project history, tool, and processes. This approach ensures that the new members can quickly integrate into the projects and contribute effectively from the outset. How could you measure the effectiveness of this knowledge transfer session? Monitoring number of questions to be asked by the each member, conducting survey with the both new and existing team member to gather feedback on clarity, keeping track on time it takes the new members to complete first assigned task independently, comparing overall productivity and task completion rates before and after the implementation of the knowledge transfer session. तो ये मतलब किसी को आपने ट्रेनिंग दी और उसकी आपने बेसिकली ये कहा कि जी अब इसकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूव होनी चाहिए ना। असल असल नतीजा तो तभी आएगा कि भाई प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। आपका ये पॉइंट होगा, राइट। हाँ हाँ, मैंने तो ये कहा कि इमीडिएटली आप भी ट्रेनिंग लेंगे, मैं भी क्लास लूंगा, मैं तो घर चला जाऊंगा ना। हम्म। निसाब आप, मैं उसमें क्या सर्वे करूंगा? कुछ भी नहीं होगा कि आपने बताया, मैंने सुन लिया, मैंने नोट कर लिया, मैं घर हाँ, चला गया। लेकिन वो जो है ना, इंस्ट्रक्टर को पैसे कब मिलेंगे? जब फीडबैक, हाँ, जो है स्टूडेंट ये देंगे कि जी जो नॉलेज ट्रांसफर सेशन था ना, हमें हमें सही डिलीवर दिया गया। मतलब फीडबैक इज ऑन द नॉलेज ट्रांसफर। सर्वे जो होता है कि जी हमने आपको 35 घंटे पढ़ाया, ठीक है, अब आप, पास हुआ नहीं हुआ एक हाँ, अलग बात है। पास वो बस नेक्स्ट स्टेप है। पहला तो आप ये सेशन के ऊपर अपनी फीडबैक देना कि टाइमली सेशन हुआ था, नॉलेज नॉलेज नहीं। डिटेल था, ये था वो था, वो सारा सर्वे जो हम लोग ऐसे ही है, प्रॉपर फीडबैक था, क्वेश्चन आंसर थी, प्रैक्टिस था, असाइनमेंट्स दी गई, हाँ करेक्ट, प्रॉपर ये वो सॉल्व किया होगा। गया, टेस्ट सेशन वो रहे सर्वे हैं, क्वेश्चन, मॉक सेशन रहे हैं। हमने हम्म। आपको प्रोडक्ट भेज दी, आपने प्रोडक्ट पे फीडबैक दे दी, आगे जाके ये सर्विस पे फीडबैक दे दी, उसके बाद आपने प्रोडक्ट यूज की, उससे आपको क्या सेहत बनी नहीं बनी वो अलग वो एक फिर आफ्टर सेल सर्विसेज है। है। As a part of continuous improvement initiative, the Scrum team assesses the effectiveness of their process documentation management. They regularly review the way project artifacts are organized, updated, and shared.
The team gathered feedback from the team members and stakeholders to identify the pain points and area for the improvements. What is the main reason for doing this assessment? अच्छा, तो द Process एज documentation पार्ट manual. ऑफ जी गुरुजी। हाँ, आपका पॉइंट यहाँ पे ये होगा कि हम ये तो देखें ना कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपस में कितने सिंक हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं, पहला आंसर आपने दिया ना कि हम जो डॉक्यूमेंट्स और अपने जो प्रोजेक्ट के लेट्स से स्कोप है, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट है, जो प्लान्स हैं, जो बेस लाइन्स हैं, जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी इनको रिव्यू करना इसलिए ज़रूरी है कि ये ना हो ना, चार्टर में कुछ लिखा हो, स्कोप में कुछ लिखा हो, बेसलाइन में कुछ लिखा हो। आपका ये पॉइंट है ऐसे पहला। ही है बिल्कुल। हम्म। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं एज पार्ट ऑफ द कंटिन्यूअस इनिशिएटिव, इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, Scrum team assesses the effectiveness of their process documentation. They regularly review the way project artifacts are organized, updated, and shared. Team gathers feedback from the team members and the stakeholders to identify pain point. What is the main reason of doing this assessment? Okay. Streamline workflows and maintain high quality of documentation. To ensure the artifact aligned with the project scope. अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम्म। अगर आप गौर से देखें, इसमें एक काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात हो रही है कि जी वर्जनिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन हो रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन अपडेटेड है कि नहीं है। ठीक है, इसमें कंटेंट के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। प्रोसेस इन प्लेस है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं और प्रॉपर उसकी वर्जनिंग हो रही है। अगर आप देखें, पहला आपका आंसर कहाँ बैठता है कि टू अलाइन द आर्टिफैक्ट्स आर अलाइंड विद द स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिलीवरेबल्स। सिनेरियो के अंदर कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई कि कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई है डॉक्यूमेंट्स में, एक दूसरे, कोई हम किसी को लेकिन तरफ। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें, जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट इटसेल्फ एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के आता है ना। तो हर प्रोसेस का एक डॉक्यूमेंट भी है। ठीक है, हमें प्री इनिशिएशन फेज बनी, उसका डॉक्यूमेंट बनाया हमने। फिर हमने उसमें बिजनेस केस बनाया मिसाल के तौर पे। फिर उसमें हर चीज़ बनी, फिजिबिलिटी बनी, टीम बनी, रिसोर्सेज बने, प्रोजेक्ट चार्टर बना। फिर हर चीज़ का मैनेजमेंट प्लान बना। हम्म, स्टाफ मैनेजमेंट प्लान हो गया, स्टेक होल्डर हो गए। तो वो हर चीज़ हर एक लेवल पे, तो वो तो एक प्रोसेस का पार्ट हो तो के अंडरस्टूड ही हो गया ना। क्वेश्चन मैं के उस अंदर कॉन्टेक्स्ट ही में कह रहा आंसर है। था कि एज ए अम्ब्रेला ऑन द टॉप। आंसर जो है ना क्वेश्चन के अंदर ही है। वो जो रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं ना द आर्टिफैक्ट्स, दे आर रिव्यूइंग द वे, दे आर रिव्यूइंग द वे द आर्टिफैक्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। वो अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मैं आया और मैं इंस्पेक्ट कर रहा था आपके प्रोसेस को, मैं आया और मैं आपके प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट कर रहा था। तो जो क्वालिटी अश्योरेंस होती है ना, वो प्रोसेस को इंस्पेक्ट करने में होती है। जो प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करने में होती है उसे क्वालिटी ऑडिट, क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। अब देखें, मैं इसको फिर एलेबोरेट करता हूँ। क्वेश्चन में एक बड़ा एक सी बात है, दे रेगुलरली रिव्यू द वे आर्टिफैक्ट्स आर ऑर्गेनाइज। दे रेगुलरली रिव्यू द वे आर्टिफैक्ट्स आर ऑर्गेनाइज। ये प्रोसेस को इंस्पेक्ट करें आप, ये प्रोसेस को आप देख रहे हैं। अगर यहीं पे होता कि दे रेगुलरली रिव्यू
the the documents to make sure they are aligned with the strategy, या they are aligned with the project goals. यानी अगर आप एक्चुअल किताब खोल के और किताब के सफ़े परत के और ये देख रहे हैं कि उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, आप वो नहीं देख रहे, आप ये देख रहे हैं कि अलमारी में किताबें कैसे ऑर्गेनाइज की गई हैं और उनको अरेंज करने की का मेथड क्या है, इजीली एक्सेसिबल है कि नहीं। देखिए ना, वो क्वेश्चन ही कह रहे, दे रेगुलरली रिव्यू द वे प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, राइट। ये प्रोसेस की बात हो रही है, कंटेंट की बात नहीं हो रही। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। For software development project, the team ensure that the project information is up to date and accessible. They implement version control for code repositories, ensuring that developer work with the latest code base. हम्म। They also use collaboration platform where stakeholder can access project documents, document specification, design specification, and progress report in the real time. What is the main reason for doing this? For software development, the team ensures that the project information is up to date and accessible. The version, आपने अभी जाना है, ऑफिस जाना है? no, they implement version control for the code repository, ensure that the developers work with the latest code base. They also use collaboration platform where stakeholders can access the project document design. सही है। सो बेसिकली वो कह रहे हैं वर्जन कंट्रोल क्यों करते हैं, ऐसे ही है ना। फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टीम ensures that project information is up to date, accessible. They implement version control. They also use collaboration tools, ठीक है। They also use collaboration platform where stakeholder can access project document, यानी कि शेयर पॉइंट वेब पॉइंट पे आप जो है अपने टीम के चैनल बना लेते हैं, टीम में प्रोजेक्ट फाइल्स रखते हैं, फोल्डर बना लेते हैं एक्सेस, ताकि डॉक्यूमेंट्स आपके इजीली एक्सेसिबल हों। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, अगर आपने फाइल्स रखी हुई हैं तो उन्हें फोल्डर्स का नाम नेमिंग अच्छी दे देते हैं ताकि आपको पता हो कि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट वाला फोल्डर है, ये जो है रिस्क उसका है, क्या कहते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ये रिलेटेड टू टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है, ये रिलेटेड टू प्रोजेक्ट के प्लान वगैरह हैं, तो वो आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ना चीज़ें। और वर्जन कंट्रोल ये होता है कि आपकी टीम जो होती है वो लेट से कोड लिख रही होती है, तो सारे लोग जो हैं वो एक जगह ला के कोड डंप कर देते हैं, तो वो कोड लेटेस्ट नहीं रहता। तो फिर हम वर्जन कंट्रोल यूज़ करते हैं कि जी हम उसमें डाल देते हैं ये कौन सा वर्जन है, उसमें नेमिंग कुछ यूज़ कर लेते हैं ताकि पता चले कि जी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। ये नहीं पता होता कि जी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो वर्जन कंट्रोल इसलिए होता है। सो बेसिकली एवरीथिंग इज डन, वाई, बिकॉज अगर मैंने डिज़ाइन ही उठा लिए कहीं से, तो मुझे श्योर हो कि ये तो लेटेस्ट डिज़ाइन है, या मैंने कोड उठा लिया चलाने के लिए, डेमो देने के लिए, तो ये ना हो कि पता चले जो आपने कोड उठाया डेमो देने के लिए वो तो लेटेस्ट नहीं है, उसमें तो फलां फलां चेंजेस जो है वो मर्ज ही नहीं हुई। तो बेसिकली आफ्टर डूइंग वर्जन कंट्रोल व्हाट विल हैपन, आई विल हैव लेटेस्ट अपडेट ऑल द टाइम। यानी मैं जैसे ही हाथ डालूंगा ना अलमारी में, जो चीज़ उठाऊंगा वो लेटेस्ट हो। नहीं समझ आई? आपका Actually, क्या ये पॉइंट है? देखें देखें, अभी ये ऊपर एक हमने सवाल पढ़ा था ना। अच्छा, ये मिक्स सवाल हैं, इसके आगे भी दो तीन इसी तरह के मिले जुले आते हैं, और उनमें स्लाइटली स्लाइटली ना डिफरेंसेस हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं, आगे चलते हैं, जस्ट जस्ट टू गिव द नेक्स्ट व्यू, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग सिनेरियो है मेरे लिए, तो मैं थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज था, तो मैंने सबको ही गलत लिखा है। यूर सी देखिए यहाँ पे,
You are the project manager for the project aimed at achieving regulatory compliance. अब ये एक और सिनेरियो बन गया रेगुलेटरी के हवाले से. You have just received the requirement for managing project artifacts for the Scrum team. हम्म। From Scrum team, they have identified what type of document need to be generated, हम्म। such as compliance report, audit logs. They also have specified when these document needs to be updated and submitted, where they should be stored, and who is responsible for each artifact's creation and maintenance. Why is this important for the projects? हम्म। तो ये मतलब ऊपर भी था एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में हम आए, फिर हम एक अपडेशन में आ गए, एक स्लाइटली डिफरेंस, थोड़ी सी अंग्रेजी चेंज होके, ठीक है, फिर एक रिपोजिटरी में आ गए, अल्टीमेटली वही था, क्योंकि वो एक सेंटर पॉइंट है जिसके पास हर एक की एक्सेस है. मकसद क्या है उसका, मुझे भी कम्युनिकेट हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कहाँ पे आप लोग हो, मैं भी उसमें ट्रैकिंग हो, कोई डैशबोर्ड बना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हो, कोई स्टेटस हो. अल्टीमेटली वही बातें हो रही हैं आगे बेसिकली पीछे ये घुमा के. क्वेश्चन के अंदर आंसर है, अगर आप पहला क्वेश्चन देख लेना, पहला क्वेश्चन जो आप ऊपर वाला दिखा रहे हैं, ठीक है, अगर आप आखिरी दो लाइनें पढ़ें, ऊपर जाएं, एक आखिरी लाइन है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ डूइंग दिस, ठीक है, और उससे व्हाट इज पिछली द लाइन, मेन रीजन ऑफ हाँ, डूइंग दिस? और उससे पिछली लाइन में आंसर लिखा हुआ है, दे ऑल्सो यूज कोलेबरेशन प्लेटफॉर्म वेयर स्टेक होल्डर्स कैन एक्सेस प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन स्पेक्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स इन रियल टाइम, ठीक है, वो तो तो ऑलरेडी बेसिक, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ हुआ है. स्प्रेडिंग द सो इंफॉर्मेशन, एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन, वो तो ऑलरेडी हमने एक एग्री करके एस्टेब्लिश कर दिया कि हम एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे, आपको ये एक्सेस होगी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी होगी, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का एक फोल्डर होगा, आप वहाँ पे चले जाएं देख लें. तो यही इसका, यही एक्चुअली हमें करना भी होता है। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप बैकवर्ड चलें, आप ये देखें कि आप ये टूल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप बेसिकली कम्युनिकेशन टूल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, और आप बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वर्जन कंट्रोल क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप एम एस टीम क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप एम एस टीम के अंदर चैनल्स बना रहे हैं टीम्स के डिफरेंट टॉपिक्स पे कोलैबोरेट करने के लिए, आप फाइल्स का फोल्डर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट के जो है ये प्रोजेक्ट प्लान पड़ा हुआ है यहाँ पे, लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं विद द डेट्स कि जी ये लेटेस्ट है। ये सारा कुछ आप क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जी प्रोजेक्ट की कोलैबोरेशन जो है वो इनहेंस हो रही है, राइट, यानी अल्टीमेट यही मकसद है कि हाँ, स्मूथली वर्क हो, कम्युनिकेशन what बेहतर is the हो. main reason of doing this is that you foster the communication and collaboration among the stakeholders using whichever tool you are using, whichever document management you are using, either SharePoint or Teams के फोल्डर स्ट्रक्चर जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, स्लैक यूज कर रहे हैं, एमएस टीम यूज कर रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो भी आपकी कम्युनिकेशन टूल है, ठीक है, जो मेंशन हुए हुए हैं, चाहे टेक्निकल टीम अपना कोड कैसे मेंटेन करती है, या प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, या प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन कैसे मैनेज करते हैं, ये सब कुछ आप बेसिकली क्यों कर रहे हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के तहत लें, ठीक है, टू फोस्टर द कोलैबोरेशन अमंग द टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स, सही है। अब नीचे आए, सही हो. अंग्रेजी का ही है, रेर फेर, नीचे नीचे जो कह रहा है, अच्छा, you are a PM of blah blah blah, and you have just received the requirements for managing artifacts. They have identified what type of document need to be generated. अब ये प्रोसेस, इसी को आपने ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है ना, इसी को आपने नाम दे देना बस, देखें, they have identified what type of document need to be generated, such as compliance report and audit log. They have also specified when these documents need to be updated, where they should be stored, who is responsible for each artifact creation and maintenance. अब इसकी वजह क्या है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये रेगुलेटरी कंप्लायंस का मामला है, राइट, सो इट मीन्स दैट वी आर कंप्लाइंट विद द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। वो इतना कुछ वो उसने एक्सप्लेन किया है, और यही पूछा है कि आखिर इतनी
इतनी क्यों ड्यू डिलिजेंस की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस का मामला है। समझ आई? The justification है तो मैं article important for तो नईम भाई you कहते are होते थे, नईम भाई कहते होते थे यार अंग्रेजी हमारी लैंग्वेज नहीं है, और मैं फेल इसीलिए हुआ हूँ कि जो अंग्रेजी समझने में ना मैंने इतनी देर लगाई है। क्या बना यार, फिर वो आई नहीं है बात करने। यार उन्होंने कहा यार मैं अपनी फैमिली को छोड़ के पीएमपी नहीं करूंगा। फैमिली देख लूंगा, पीएमपी नहीं करूंगा। ये पीएमपी इतना अजाब है कि फैमिली पर फेंक के पीएमपी के पीछे पड़ जाओ। हर बंदे की अपनी प्रोस्पेक्टिव होता है ना। हम्म You are project manager for large scale construction project. You have received the procurement strategy from the team project team, and they have outlined the material and equipment needed for each phase of construction. हम्म। To optimize cost timeline, they have strategized bulk purchasing, negotiation deal with the supplier, planned deliveries to align with the project milestone. Why this is important for the project? It ensures the procurement strategy is aligned with the project scope, budget, and the schedule. It enable the team to collaborate, communicate effectively with the supplier. It ensure that the procurement strategy provides steady supply of resources, minimize delay due to procurement उन्होंने issues. उन्होंने प्लान किया कि जी आपको बल्क परचेज करके दे देते हैं ताकि आपकी सप्लाई लाइन जो है ना वो हर वक्त फुल रहे, फुल इन्वेंटरी रहे आपके लिए। देखिए जी, मैं इस पे एक और चीज भी है ना, देखिए अब इन्होंने नीचे जो जस्टिफिकेशन दी है, it ensure the procurement strategy provides a steady supply of resources and minimize delay due to the procurement issues. बट लेकिन मैं एक और चीज भी यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपका बजट बनता है ना, मिसाल के तौर पे, तो बजट आपने फॉर एग्जांपल 5 साल का प्रोजेक्ट है, जस्ट आई एम सेइंग, 3 साल का प्रोजेक्ट है, चलो 1 साल का प्रोजेक्ट है, 12 महीने का प्रोजेक्ट है अभी। अब उसमें देखिए, आपको पूरी जो इन्वेंट्री है, 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, उसमें 50 मिलियन की इन्वेंट्री है या प्रोक्योरमेंट है। हम्म। ठीक हो गया सर? अब 50 मिलियन आप एकदम से नहीं कभी भी लगाएंगे, क्योंकि आपके उन 12 महीनों का भी एक बजट है। पहले महीने का कितना है, दूसरे का कितना है, तीसरे का कितना है, चौथे का कितना है। फिर डिटेल में जाएंगे तो दिन वाइज है, किस दिन कितना चाहिए, 15 दिन बाद कितना चाहिए, अगले हफ्ते कितना चाहिए, वो ब्रेकअप है। ठीक है? तो सही। अगर हम बल्क में, ठीक है, बल्क एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन बल्क प्रोक्योरमेंट बहुत कम हो सकती है। हम्म। मतलब मेरा एक पॉइंट है, समझ मैं गया। 50 मिलियन मैं एकदम से किसी को नहीं दे सकता। नहीं मैं समझ गया, लेकिन उसमें जो उसने बल्क का लफ्ज यूज किया ना, दे हैव स्ट्रेटेजाइज्ड, यानी उन्होंने एंड ऑफ द डे करनी तो प्रोक्योरमेंट वाले ने है ना, लेकिन उन्होंने उन्होंने कहा है गिरवी कि जब हरकत हम की है। नेगोशिएशन करेंगे ना तो हम बताएंगे भाई हम आपसे एक दो रुपए, एक दो चीजें नहीं ले रहे, हम आपसे 5 साल का सामान लेने लगे हैं, तो ऐसे इतने ही है, ऐसे ही रेट है, जो ऐसे है ही है, वो आप थोड़ा कम करें। तो ऐसे ही है, वो वो तो एग्री करता हूँ मैं। डील डील के लिए कह रहे हैं, नेगोशिएशन डील्स विद द सप्लायर्स, वो कह रहे हैं उन्हें बताओ बल्क में लेने वाले हैं। समझ रहे? ऐसे ही। वो सिर्फ वो उधर वो सजेशंस आई हैं कि भाई उनको बताना नेगोशिएशन के टाइम कि हम बल्क में लेने वाले हैं। इसको आपकी मजीद बात थोड़ा है। सा देखेंगे, ओवरऑल थोड़ी सी प्रोक्योरमेंट को देख लेंगे, और खास हाँ तौर पे रिस्क ट्रांसफर के हवाले से, रिस्क मिटिगेशन के हवाले देखते हैं। से, उस कॉन्टेक्स्ट में भी देख लेंगे, और थोड़ा सा बजट कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा सा कभी देखेंगे इसको। वो जो ये आप कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वो जो फंडिंग लिमिट रिकंसिलिएशन होती है ना, कि भाई आपका तो महीनों का बजट होता है, आपका ऐसे ही है, बेसिकली इतना अप्रूव होता है जितना आपको चाहिए होता है, फिर अगला अप्रूव होता है, फिर आप ऐसे ही है। फिर मिसाल को आप होता है। प्रोजेक्ट में 100 मिलियन है तो 100 मिलियन अप्रूव है, एकदम नहीं वो आप एक कर सकते, लेकिन टॉप वो लेवल टाइम पे है। फेज बजट होता है। एग्जैक्टली। हाँ वो आपको एलोकेट, अगर अभी आपको एलोकेट ही नहीं हुआ हुआ
यानी आप ये नहीं कह सकते कि जी अगले साल का भी तो मेरे पास बजट है ना, मैं अभी हाँ, उसे यूज कर लेता हूँ, वो अभी आप यूज नहीं कर सकते। कभी भी वो हाथ ही कोई नहीं लगाने, वो कहेगा तुम लोग पागल हो गए हो, हाँ निकल जाओ, तेन वार्निंग है, ते हाँ ये लेटर है, ते उस तो बाद तेन टर्मिनेशन है। हाँ। ट्रू ट्रू ट्रू, आपकी बात दुरुस्त है। ये भी आई थिंक उससे मिलता जुलता था, ये यहीं पे कंफ्यूजन है आगे पीछे। You are a यू आर PM प्रोजेक्ट of मैनेजर software, फॉर। you just received a contract. They have engaged with the contractor to build specific module. The team has selected supplier based on their expertise. The team manage contracts by clearly defining deliverables. That's throughout the project. They maintain open line of communication, ensure that the contractor will get why it is important for the project. आपने क्या लिखा है नीचे है? हाँ, आप पीरियोडिक प्रोग्रेस रिव्यूज हैं, तो आपने लिखा है कि नीचे आए आपने लिखा है कि जी मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस कॉस्ट एंड इश्यूज। यानी प्रॉपर ऊपर लिखा हुआ जी, द टीम मैनेजेस कॉन्ट्रैक्ट्स बाय क्लियरली डिफाइनिंग डिलिवरेबल्स, टाइमलाइंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। दे मेंटेन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद द कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट प्रोग्रेस रिव्यू एंड इंश्योर मतलब कॉन्ट्रैक्ट। सब कुछ आइडियल चल रहा है, हाँ मतलब कोई चीज हम्म, नहीं है खराब। हाँ हाँ। लेकिन ना ये थोड़ी सी अंग्रेजी का आगे पीछे है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन मुझे हुई थी। तो इस वजह से, क्योंकि अपेरेंटली सारे आंसर आपको लगेंगे यार ये मिलते हैं। हम्म। वो बेसिकली सवाल उस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्लान के ऊपर है। वो देखें पहली लाइन में लिखा है यू हैव जस्ट रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्लान, और उसके अंदर टीम ने सारी स्ट्रेटेजीज लिखी हुई हैं कि कैसे हम क्या क्या करेंगे। द टीम यू हैव जस्ट रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। और टीम ने इतना कुछ क्यों उसमें लिखा है, व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दिस एंड दैट कैन दैट एंड दैट, बिकॉज टू इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्लान प्रोवाइड्स क्वालिटी आउटपुट्स एंड मिनिमाइजेस रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग। क्योंकि आप टीम ने डिसाइड किया है कि जी एक बड़ा ही एक्सपीरियंस कंट्रैक्टर है, उसको हम ये देने जा रहे हैं, आउटसोर्स करने जा रहे हैं। तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए टीम ने इतना इंश्योर किया है कि जी हम इसके ऊपर नजर रखेंगे। हम इसकी टाइमलाइंस हमने डिफाइन कर दी हैं, ये जरा इधर उधर नहीं हो सकता इन टाइमलाइन से, हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड लिख दिए हैं। तो टीम ने फैसला अगर किया है कि आउटसोर्स करना है इस नए सप्लायर को, तो दे हैव टू जस्टिफाई। उन्होंने गेम तो डालनी है ना, गेम डालने के लिए कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन तो देनी है ना प्लान में। नहीं समझे? नहीं, मैं इसको समझ गया हूँ। डेफिनेटली अगर हम इस प्लान की बात करेंगे ना, तो इट सिर्फ इसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसके लिए तो ठीक है ये, कि मैनेजमेंट वो मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बेनिफिट्स बता रहे हैं, बात समझ रहे हैं। और मैंने नीचे क्या किया, मैंने उसकी एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग पे चला गया कि एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हाँ आप अब क्यों कह रहे हो, हाँ, आप जर्नल, ऊपर वाला जो करेक्ट पॉइंट है वो जर्नल पर्सपेक्टिव बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का। अब वो कह रहे हैं कि टीम इतनी कंसर्न क्यों दिख रही है ये सब कुछ करने हाँ में, हाँ हाँ क्योंकि उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्लान है वो आपसे अप्रूव करवाना है, हाँ हाँ वो हाँ। बेसिकली। वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। मैं हाँ एक बंदे को लेके उसकी मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन में चला गया, हाँ भी तू क्या कर रहा है, हाँ। बात समझ रहे हैं, तो उस वहां पे एक आउटसोर्सिंग एक गैप है। रिस्क है। मैं आपको इधर बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे रिस्क मिटिगेशन हो रही है एक्चुअली। आउटसोर्सिंग करना एक रिस्क है कि आप किसी को आउटसोर्स कर देते हैं तो कल को वो पूरा उतरता है या नहीं उतरता, नहीं होता, दैट ऐसे इज ही द है, वो तो रिस्क। डेफिनेटली तो एक उस रिस्क रिस्क को है। मिटिगेट करने के लिए आपकी जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं वो इसमें मेंशन हुई हुई है कि द टीम मैनेजेस कॉन्ट्रैक्ट बाय क्लियरली डिफाइंड डिलीवरेबल्स। मुझे याद है, मैं एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने ना वो बहरेन में एक प्रोजेक्ट किया था। तो उसमें हमने एक टर्न की सोल्यूशन था टीसीएस से, वो इम्प्लीमेंट करवाया था बैंक में। तो कुछ अरसे में ना क्या हुआ कि गवर्नेंस जो थी ना टीसीएस की तरफ से वो बड़ी माठी थी। बेसिकली उनकी तरफ से कोई प्रोग्राम मैनेजर हमारे पास नहीं था
कि जो इंश्योर करे कि उनकी जो टीम है, ठीक है, वो टाइमली काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि वो आउटशोर पे काम कर रहे थे, हमें विजिबिलिटी नहीं थी। ठीक है। तो हम हमारा जो बॉस था, मेरा जो पीएमओ हेड था, उसने मुझे कहा एहतशाम इनका कॉन्ट्रैक्ट लेके आ। और उसने कॉन्ट्रैक्ट खुलवाया, और उसने राइट उस सेक्शन में गया जहाँ पे लिखा हुआ था कि वी विल अपॉइंट अ प्रोग्राम मैनेजर ऑन साइट टू गिव यू द विजिबिलिटी। उसने कहा हट जा, अब इनकी मीटिंग होने दे, अब इनकी मीटिंग आने दे, इनको बुला मीटिंग में। और उसने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट लगा दो उसके ऊपर। और उसने उस सेक्शन में ये चीज हाईलाइट करके मुझे कहा बताओ ये किधर है, और हम इसके ऊपर आपको चार्ज करेंगे, पेनल्टी मारेंगे इसके ऊपर कि ये आपका प्रोग्राम मैनेजर इधर क्यों नहीं है, और हमें प्रोग्रेस अपडेट आपकी टीम की क्यों नहीं दे रहा वो। अड़ गया वो। और उन्होंने टीसीएस ने बहरीन में वो प्रोग्राम मैनेजर भेजा, ऑन साइट भेजा, इस बात के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिख के दिया था। हम्म। सही होगा, सही होगा। आई थिंक ये थोड़ा सा रह गया। यू मैनेज ए 6 month स्क्रम प्रोजेक्ट टू डेवलप वेब एप्लीकेशन फॉर बुकिंग ट्रैवल सर्विसेज। The Scrum team of 6 developers and 2 testers estimates the effort, complexity, values, and resource for each user story. The team communicates these to you and the stakeholder who have high expectations for quality and the functionality. During first sprint, some resources are not delivered on time, causing delay and issues. How should you handle it? Escalate the issues to the request more time and budget, work with the team to find alternative and solution, conduct the root cause analysis, and implement the corrective action. ऊपर जाए ऊपर जाए। You manage 6 month project. Okay, Scrum team of 6 developer, 2 testers, estimate the effort, complexity, value. So the team communicate these to you and the schedule have high expectation, but during project some are not delivered on time, causing delays. How should you handle the situation? Work with them, conduct root cause. सही है, आपका आंसर ये है कि जी कंडक्ट रूट कॉज एनालिसिस, इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन। ओके। वो कह रहे हैं कि जी वर्क विद द टीम टू फाइंड अल्टरनेटिव टेम्परेरी सॉल्यूशन। ठीक है। ये भी करेक्टिव एक्शन ही है, वर्क विद द टीम एंड फाइंड अल्टरनेटिव। वो तो मेरे हिसाब जुगाड़ से कर ये था लें, कि वर्क रीजनिंग अराउंड कर करो और लें, फिर है। वर्क अराउंड कर लें, जुगाड़ कर लें, वो ये कह रहा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा था, मैं दूसरा कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि एकदम पहले रीजनिंग करो इशू क्या है, फिर उसका सोल्यूशन भी करो। मे बी वो इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन एट सेल्फ ये हो सकता है कि यार कोई और बंदा ढूंढो, अल्टरनेटिव ढूंढो, टेम्परेरी ढूंढो। भी हमारे साथ हुआ है ना, ये जिस प्रोजेक्ट में हम हैं, तो इसमें इसे अक्टूबर में स्टार्ट होना था, यानी कि रिसोर्सेज जो थे अक्टूबर में हमें मिल जाने चाहिए थे। तो रिसोर्सेज हमें दिसंबर आ गया है, अभी भी हमें एक फ्रंट एंड डेवलपर नहीं मिला अभी तक, यानी हमारे रिसोर्सेज पूरे नहीं हुए। तो कोई ठीक है। चाहिए, फाइनेंस का बंदा चाहिए, बजट मैनेज का बंदा चाहिए। तो स्प्रिंट जो है हमारा स्टार्ट हुआ है, 2 हफ्ते हो गए हैं। ठीक है। तो द ड्यूरिंग द फर्स्ट स्प्रिंट सम रिसोर्सेज आर नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम, ये हमारी सिचुएशन है इस टाइम। ठीक है। कॉजिंग डिले एंड इश्यूज। ठीक है। हाउ शुड यू हैंडल दिस इशू। ठीक है। अब चूंकि ये इशू बन चुका है, ठीक है, अब ये सिनेरियो है, ये इशू बन चुका है, रिस्क नहीं है, ये इशू बन चुका है। रिस्क जब तक होती है कोई चीज, आपको एस्केलेट करना पड़ता है कि बचाओ, बचाओ मर जा साम। लेकिन जब मर गए तो फिर कोई वर्क अराउंड, फिर कोई चेपी लानी पड़ेगी। ये वो वाला सिनेरियो है कि जब तक ये रिस्क है, आप एस्केलेट करते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन जब रिस्क इशू बन जाता है, तो फिर कोई ना कोई वर्क अराउंड करते हैं कि भाई इधर से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो, काम चलाओ। ये वो वाली सिनेरियो। लेकिन इस सूरत में अब यही वाला वर्क विद द टीम टू हाँ, फाइंड अल्टरनेटिव। नीचे आए, जस्टिफिकेशन भी यही है। बहुत अंग्रेजी लिख दी थी यार।
This justification is conducting the root cause analysis and implementation is the database to handle this. This is because not feasible and effective within the short duration. Okay. Root cause may be a time-taking activity. So to deal with the first sprint at the beginning ये तो stage, वही है ना, वो अगर एक इमरजेंसी सिचुएशन है और उसमें आ जाएं और कहें कि जी ये बंदा बीमार हुआ तो क्यों हुआ, लेट्स एक्सीडेंट गो। होया बंदा पिया चेक करो क्यों वजह क्यों, वही मसला। ओ नहीं, ये पहले दसो कि ये जाके क्यों हो गया। Midway through a project team receive a request from the stakeholder to expand the project scope. They determine the appropriate change response. Team hold the meeting to evaluate the implications of the scope expansion. They analyze the impact on timeline, resource, and the budget. After careful consideration, they decide to accommodate a new requirement while adjusting the project plan to maintain its feasibility. This change response ensure that the project remain aligned with the stakeholder expectation and progress smoothly. Which of the following is the best description of this activity? Change management, change request, change log, change control. I think थोड़ा they आसान है। explained completely change management process. हम्म, कि उसको रिक्वेस्ट आती है, उन्होंने मीटिंग की, उसको इवेलुएट किया, उसको फिर टाइमलाइन एनालिसिस किया, रिसोर्स एनालिसिस और बजट एनालिसिस किया। तो उन्होंने पूरे प्रोसेस को जिस तरह क्वेश्चन में मेंशन किया उसी को डिफाइन करना पूछा था है कि चेंज। ये क्या है, हाँ पूछा है ये क्या है। अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होता तो चेंज रिक्वेस्ट की बात करते हैं हम कि लेट्स स्टार्ट विद द चेंज रिक्वेस्ट। नहीं, चेन रिक्वेस्ट तो पहला ही है। अच्छा, देखिए, नहीं नहीं, आप सही कि आप उस सेंस में कह रहे हैं कि आप उसे डॉक्यूमेंट करके एग्जीक्यूट करो, हाँ, मतलब मेरा ये सो पॉइंट था सो कि अब सो जो स्टार्ट करो। सो उसको मैं इधर लिख देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ ताकि एक दफा ये क्लियर ही हो अप्रूवल हो गया, सारा कुछ हो जाए। गया है भाई, आगे चलो आप। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इस ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, ठीक है। पहले आप ये देखें कि चेंज जो है प्रोजेक्ट में वो कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, अगर तो चेंज ऐसी है कि जो कस्टमर खुद ही लेके आ गया कि जी दो मशरूम बनाने से तीन बना दे, ठीक है, ये एक चेंज है। अब प्रोजेक्ट का डिजाइन बन गया था, आपने हम्म, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन कस्टमर चेंज लेके आ गए, तो अब आप क्या करेंगे, आप उसे बेसिकली कहेंगे बह जाओ और सानू टाइम दो, हम अपने आपस में टीम के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो आप एकदम से उसे नहीं कहते ओके जी आपने कह दिया हम कर देंगे, नहीं नहीं, आप उसे कहें सुन लिया, जाओ, वापस आना या असी आएंगे थोड़े को। ठीक है, तो अब बेसिकली जी। कस्टमर आपके पास चेंज लाया था, आपने क्या किया, कॉल फॉर अ एनालाइज, गो बैक टू योर टीम एंड एनालाइज। ठीक है, एनालाइज विद टीम दी इम्पैक्ट, आ जाओ ये चेंज आ गई है, इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑन स्कोप, कॉस्ट एंड स्केड्यूल, ये आप काम करें। ठीक है, पहला स्टेप, चेंज आई, कस्टमर आपके पास चेंज लेके आए, आपने एनालाइज करना है द इम्पैक्ट ऑफ स्कोप एंड ऑफ दिस चेंज ऑन योर स्कोप, यानी स्कोप बढ़ जाएगा कट जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी कट जाएगी, स्केड्यूल बढ़ जाएगा कट जाएगा। ठीक है, ये आपने एनालाइज करना है। अब इसको आपने क्या करना है, इस एनालिसिस को आपने डॉक्यूमेंट करना है अपने पास, डॉक्यूमेंट। ठीक है, दिस रिजल्ट के इफ स्कोप बढ़ेगा या कम होगा, कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी, स्केड्यूल बढ़ेगा या कम होगा, कितना बढ़ेगा, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना ज़्यादा पैसा चाहिए, ये आइडेंटिफाई करना है, यानी कि कॉस्ट कितनी, ठीक है, स्केड्यूल में कितना मांगना है, क्योंकि अब आपने कस्टमर के पास वापस जाना है। ठीक है, जब आपको ये क्लियर हो गया और आप कह रहे हैं स्कोप बढ़ेगा, स्कोप इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, अच्छा, और साथ ये स्कोप इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है कि जो डब्ल्यू बी एस है आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, रिमेंबर कि नए टास्क ऐड होंगे उसके ऊपर, नए वर्क पैकेजेस क्रिएट होंगे, क्या उसके लिए रिसोर्सेज हैं, क्या
क्या उस स्कोप ऑफ वर्क जो कि हम ऐड करने वाले हैं उसके मिलते जुलते उसको करने वाले लोग हैं हमारे पास, वो सारी कॉस्ट किस चीज की होगी, उन चीजों की होगी, उन कामों की होगी। तो नए WBS में नए वर्क पैकेजेस ऐड करने पड़ेंगे, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। ठीक है, स्कोप की बात इससे कर रहा हूं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, ये आपने अपने तौर पे कर लिया डॉक्यूमेंटेशन। अब एकदम से ही आपने चेंज मैनेजमेंट के पास नहीं चले जाना कि जी LOG चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव करो जैसी काम करेंगे, नहीं नहीं। अब आप आके कस्टमर को प्रेजेंट करेंगे। तो क्या है, अब आपने स्टेक होल्डर मीटिंग कहाँ कॉल की, जिसे आप स्टेक होल्डर मीटिंग भी कह सकते हैं, गो बैक टू स्पॉन्सर भी कह सकते हैं। आप स्पॉन्सर ने, जिसने कस्टमर ने आपको बुलाया था, कस्टमर को आप बुलाएं। और या फिर इसको आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा स्टेयरिंग कमेटी में ले जाएं या चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास ले जाएं, कुछ भी इसका नाम हो सकता है, ठीक है। या बेसिकली आप उसे गवर्नेंस का कोई भी स्ट्रक्चर है, स्टेयरिंग कमेटी मीटिंग में ले जाएं, ठीक है। अब आप मीटिंग में ले गए, आपने कहा जी चेंज रिक्वेस्ट आई थी, हमने एनालाइज कर लिया, हम आपके पास आए हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए। आप प्रेजेंट करो जी कि ये चेंज है, इसकी वजह से इतना स्कोप ऑफ वर्क ऐड हो रहा है, उसके लिए हमें XYZ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इतने ड्यूरेशन के लिए चाहिए होंगे, जिसकी वजह से इतनी कॉस्ट आ जाएगी, प्रोजेक्ट 1 हफ्ता बढ़ जाएगा और उसकी कॉस्ट जो है 1,000 ज्यादा आएगी, ठीक है। आपने ये एनालिसिस प्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंट दी एनालिसिस, वो जो ऊपर एनालिसिस आपने किया था वो आप प्रेजेंट दी एनालिसिस, ठीक है, ये अपनी टीम के साथ किया। अब यहाँ पे वो आपको कहते हैं कि जी ठीक है, वर्बली यहाँ पे होगा, वो कहेंगे जी कि ठीक है, अब आप ये चेंज रिक्वेस्ट हमें सबमिट करें, हम उसे साइन कर देंगे, आपने बता दिए जस्टिफिकेशन, हमने सुन ली, ठीक है। अब आपने मीटिंग खत्म हुई, आपने क्या करना है, वापस जाना है, चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्मलाइजिंग का चेंज है, चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना है। उसके अंदर सारे सेक्शन होंगे, जस्टिफिकेशन फॉर द चेंज, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द चेंज, ठीक है, ये सारा उसमें लिखा होगा। जो आपका अपना एनालिसिस टीम के साथ बैठ के किया है ना, वही इसमें आपने सिर्फ लिख देना है डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। और जस्टिफिकेशन और साइनीज सिग्नेटरीज और ये और वो एक पूरा फॉर्म होता है कि जी इसको कौन कौन साइन करने वाला है, कहाँ कहाँ से इसने साइन होना है, ठीक है। लिस्ट ऑफ सिग्नेटरीज एज पर योर गवर्नेंस स्ट्रक्चर सारे होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये फॉर्म आपका फिल हो गया। अब आपने इसको लेके जाके ईमेल के जरिए या फिर ई सिग्नेचर के जरिए या फिर प्रिंट करके सीधा अंदर हर बंदे के पास जाके ना साइन करो। मुंह देवे चुवानी के तुन दो। ठीक है, उन्होंने साइन कर दिया, गेट द सिग्नेचर्स, ठीक है, अप्रूव हो सिग्नेचर गया। हो गए। अब आपने इसको PMO, डायरेक्टर PMO के भी सिग्नेचर ले लेने हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज देना है सब सिग्नेचर्स लेके कि साइन साडा बजट अप्रूव हो गया है एक्स्ट्रा। ये ना होए कल तुसी सानू पैसे देओ ही ना, ये उसकी चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म की अप्रूवल है, स्पॉन्सर के सिग्नेचर्स हैं, ठीक है। अच्छा, वो आपने फिर सबमिट कर देना, सबमिट कर दिया आपने। अब आप अपने पास आएंगे ना, तो अब आपने अपनी बेस लाइन्स को अमेंड करना है, यानी अब आप अपनी अमेंड द और मॉडिफाई द बेस लाइन्स। मॉडिफाई बेस लाइन्स कौन सी वाली, कॉस्ट, स्केजुअल, स्कोप। कास्ट स्केड्यूल रिसोर्सेज सारा स्कोप कुछ। से मुराद WBS खोलें, उसके अंदर नए वर्क पैकेजेस ऐड करें, नई एक्टिविटीज ऐड करें। स्केजुअल, उसी के लिहाज से स्केजुअल भी मॉडिफाई हो जाएगा, उसी के लिहाज से कॉस्ट भी मॉडिफाई हो जाएगी। हर एक्टिविटी की कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, स्केजुअल भी आगे चला जाएगा, स्कोप भी बढ़ेगा, ठीक है। मॉडिफाई कर लिया। अब आप क्या करें, कम्युनिकेट करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम्म। कम्युनिकेट बैक टू स्टेक होल्डर्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, सही हो गया। ठीक है। कम्युनिकेट दैट चेंज हैज बीन एक्सेप्टेड, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ न्यू मॉडिफाइड प्रोजेक्ट एंड डेट एंड दी बजट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, और टीम को भी बताओ
कि जी अब बेस लाइन चेंज हो गई है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ मोर वर्क टू डू। तो शुरू कर दो काम। फिट हो गया। फिर तो हो गया बेहतरीन। मेरे ख्याल में बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन हो गया चेंज मैनेजमेंट। हम्म, आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। During the significant organizational restructuring, the Scrum teams faces changes in the reporting structure and roles. They determine a strategy to handle these changes effectively. The team established a clear communication plan to keep everyone informed about the restructuring process. They also assign changes champion who act as advocates for the new structure and addresses any concern. This proactive strategy helps to mitigate resistance and foster smoother transition. Which of the following is the best description of this activity? Change leadership, change governance, change readiness, change assessment. हो क्या So रहा है I यहाँ पे? selected change governance, but they are saying change leadership. Why I selected governance? Because Scrum team faces changes in the reporting structure and roles. हम्म। आपने लिखा चेंज गवर्नेंस, नीचे है चेंज रेडीनेस, और ऑप्शन क्या है? Change चेंज assessments. असेसमेंट। ओके। बेसिकली उसने वहाँ जो चैंपियन लगाया ना। अच्छा, वैसे एक जर्नल बात, गवर्नेंस में क्या क्या चीजें आती हैं जब हाँ, हम एक बहुत गवर्नेंस की अच्छा बात इम्पोर्टेंट करते हैं? क्वेश्चन है। अकबर ने मुझे जब फीडबैक दी थी तो उसने कहा था कि गवर्नेंस के बहुत सवाल आए थे। तो गवर्नेंस से क्या मुराद है? गवर्नेंस से या मुराद गवर्नेंस से मुराद ये होता कंप्लाइंस है, है? नहीं, गवर्नेंस से मुराद ये होता है कि एक ओवर सीइंग एंटिटी, प्रोजेक्ट लीडरशिप that is there for key decision making, providing timely support to make sure that project has backing, like project is supported। कल को ये ना हो कि यहाँ पे तो हम फंस गए थे और हमें बेसिकली क्लियर डायरेक्शन नहीं दी गई मैनेजमेंट की तरफ से, यानी स्पॉन्सर की तरफ से। ठीक है। तो गवर्नेंस ये होती है कि की फेस गेट रिव्यूज पे, डिसीजन मेकिंग्स पे गवर्नेंस आपको बेसिकली क्लियर डायरेक्शन देती है। जैसे मुझे याद है ना, मैं फंस गया था बहरेन वाले उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उन्होंने, जब मैं स्टेयरिंग कमेटी में गया और प्रोजेक्ट को मैंने डिपेंडेंसी को रेज किया, तो एकदम से जो टॉप टॉप मैनेजमेंट थी उन्होंने मुझे कहा कि फलां दूसरे मुल्क में, यानी वो 3 मुल्कों में था, वो फलां बंदे को अप्रोच करो एंड टेल हिम दिस। यानी जो गवर्नेंस होती है ना, उसकी बेसिकली पावर होती है उसके पास। तो वो आपकी रिप्रेजेंटेंसी को ऐसे रिजॉल्व करते हैं आपके लिए। शायद कस्टम में फंसा हुआ माल बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उनके लिए फलां बंदे को कांटेक्ट करना है और वो रिलीज करा देगा। तो गवर्नेंस बेसिकली पावर रखती है जो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास नहीं होती, वो ऑर्गेनाइजेशन वाइज पावर रखती है। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम के ऊपर कुछ किसी हद तक रखता है इन्फ्लुएंस, लेकिन उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता जो कि ऑर्गेनाइजेशन वाइज हो। तो कोई बड़े काम करने हो, कहीं पे आप फंसे हुए हो, तो आप गवर्नेंस को सपोर्ट करते हैं। ये बेसिकली सपोर्टिंग के लिहाज से है, मिटिगेशन के लिहाज से है, एस्केलेशन के लिहाज से है कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, आप इसको रिजॉल्व करें। वो वाले मसले जो आपके दायरे में आते हैं हमारे दायरे से बाहर निकल जाते हैं। ये बेसिक कंटेक्स्ट है।
तो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या फिट आ रहा है? बंदा लगा दिया ना उन्होंने, प्रोजेक्ट लीडरशिप। देखें, ड्यूरिंग सिग्निफिकेंट किधर ऑर्गेनाइजेशनल लिखा हुआ? रिस्ट्रक्चरिंग, जब आपकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, शफलिंग हो रही है, बंदे इधर उधर हो रहे हैं, स्क्रम टीम फेसेस चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड रोल। ठीक है, they determine a strategy to handle these changes. The team establish clear communication plan to keep everyone informed about the restructuring process. They also assign change champion who act as an advocate for the new structure and addresses any concern. This practice strategy help mitigate resistance and foster a smoother communication. Which of the following is the best description of this activity? वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ हो रहा था, उन्होंने कहा जी कि केओस से बचने के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाते हैं जो हमेशा आपको इंफॉर्मेशन देगा कि जी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या चल रही है। वो उन्होंने चैंपियन बना दिया। ठीक है, और उन्होंने क्लियर कम्युनिकेशन लाइंस रखी कि चैंपियन के थ्रू कम्युनिकेशन होगी, हम अपने काम करते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जब तक सॉर्ट आउट कर ले अपने लीडरशिप, इधर उधर मैनेजमेंट चेंज हो रही है जो भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी। यहाँ पे चेंज गवर्नेंस से मुराद ये है, चेंज गवर्नेंस से मुराद ये है कि इस वक्त ये कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा मेरे जहन में, मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि जो चेंज है ओ, उसको कैसे टीम मैनेज कर रही है। राइट, कोई ये कोई इसको बेसिकली प्रोजेक्ट लेवल की चेंजेस नहीं है। और आप ये कहना चाह रहे हो कि चूंकि ये नहीं गवर्नेंस है। नहीं, हाँ हाँ, इस इसमें एक और मेरे जहन में बात है। ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन पे एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है। हाँ। उसमें एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैं एज ए स्क्रम मास्टर वहां पे हूँ। हम्म। अब उसके लिए भी एक रिपोर्टिंग चैलेंज बन गया है कि यार अब ऊपर से अरबाब ही उड़ गया है, हम्म। या स्टीयरिंग कमेटी चेंज हो गई है, कुछ और आ गए, मे भी डायरेक्टर ऊपर नीचे हो गए, कुछ हम्म। हो सकता है। करेक्ट, ओवरटेक किसी एग्जैक्टली। ने कर लिया, मिसाल के तौर पे किसी ने उसको एक्वायर कर लिया, किसी ने करेक्ट। नई पेरेंट कंपनी आ गई, कोई और ऐसे। इन्वेस्टर आ गया। तो वो एक ऊपर वाले लेवल पे बात हो रही है। तो मेरे लिए अब वो उन्होंने कहा है कि यार इस सारे प्रोसेस में एक बंदे को आगे रख दिया जिसको कहा कि चेंज चैंपियन। हम्म। भाई तू इस प्रोजेक्ट के साथ और ऊपर स्ट्रक्चर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो डेफिनेटली वो एक गवर्नेंस चेंज तो नहीं कह सकते, लेकिन ओनरशिप में भी चेंज हुई है। हाँ, एक लाइन लिखी है, दे डिटरमिन अ स्ट्रेटेजी टू हैंडल दीज चेंजेस इफेक्टिवली। हम्म। ये शो करता है कि दिस इज द लीडरशिप, लाइक उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। दिस शोज हम्म। देयर चेंज लीडरशिप स्ट्रेटेजी, राइट। हम्म। The justification is that the change leadership is actively influencing, inspiring the others, impress the channel. बहुत, इसने तो बिल्कुल ही बुकिश लिख दिया। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है ना, दिस शोज देयर लीडरशिप, आई थिंक कि हम अंदर केओस नहीं आने देते, हम अच्छा, आप बेसिकली। चेंज गवर्नेंस को पढ़ें। Justification change was a gratuitous ban in terms of roles, responsibility, process, management, change governance। तो थोड़ी देर पहले मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। Change governance involves establishing a framework and a committee and the system to oversee and control the change। वो जो change control board होता है, change request form लेके आओ, analysis लेके आओ, और हमें बेसिकली कन्विंस करो, वो सारा प्रोसेस है चेंज कंट्रोल का। नहीं समझे, चेंज तो वो तो नहीं नहीं, वो पर्टिकुलर तो चेंज नो नो, गवर्नेंस है। वो तो मुझे प्रोसेस का आइडिया हो गया, आई एग्री। मैं उस पर नहीं बात कर रहा। लेकिन जब हम कहते हैं ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जब बात करते हैं, तो इस सवाल में भी थोड़ी सी वही बात हुई है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट क्योंकि इसमें भी वही है, एक बंदा हाईलाइट किया, स्ट्रेटजी बनाई, कौन हैंडल करेगा, किसे हैंडल करेगा, फिर वो कम्युनिकेट करेगा ताकि फोस्टर स्मूथ ट्रांजिशन हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई बंदा उठ के आवाज ना लगाए।
ऑल दो लीडरशिप भी चेंज हुई है, किसी को रोल असाइन किया है, एक बंदा आया है वो आप डील करेगा, बट स्टिल इट्स, नहीं, उन्होंने आई देखो थिंक। जस्टिफिकेशन में लिखा है कि बाय एस्टेब्लिशिंग क्लियर कम्युनिकेशन प्लान एंड असाइनिंग अ चैंपियन, टीम इज डिटरमाइनिंग अ स्ट्रेटजी टू हैंडल चेंज इफेक्टिवली। यानी टीम अपने लेवल पे तो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती आउटसाइड। यानी ये वो बात है कि जी प्रोजेक्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, राइट। नहीं कि यस ऑर्गेनाइजेशन यस में जो यस। भी चेंजेस हो रही हैं, कल को प्रोजेक्ट को सपोर्ट ही ना मिले तो हाँ हाँ। ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पैक्टिंग द प्रोजेक्ट इटसेल्फ, राइट। यस यस यस, अब वो सिनेरियो आ गया। हाँ, हम्म। सही हो गया, नहीं मैं समझ गया ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। नीचे आ जाए। ये सीन नहीं खत्म हो गया। खत्म, चलो गुड हो गया। ये असल में इसी को मैंने देखा था, तो इसीलिए मैंने वो इसमें लिखे थे कि यार ये देखो कि कहाँ पे मैं अब खड़ा हूँ। तो असल में ये आपके जैसे कहते हैं ना, एक रीफ्रेश करने के लिए, रिकैप करने के लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, काफी सारी आपको स्ट्रेच आउट करना पड़ा टॉपिक्स में। ठीक है, चेंज, रिस्क, स्टेक होल्डर, ये वो। अब आप जैसे ही फ्लो में आएंगे ना, दूसरा कोई एक क्वेश्चन दूसरा भी अटेम्प्ट करेंगे तो स्पेसिफिक चीजें सामने आ जाएंगी। अभी तो सिर्फ टॉपिक सामने आए हैं, राइट। हम्म, नहीं मैं अब मोटी मोटी चीजें ऐसे नोट कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ कि एक दो दिन में ना इन चीजों को ये सारे 800 सवाल कर लूँ। अब मेरा यही पॉइंट है कि अब इसको ना ये सारे सवालों को हल करना है, ताकि ये सवाल एटलीस्ट एक गो गो थ्रू हो जाए, अब ताकि मेरी फिर हम। सजेशन ये होगी कि इस एग्जाम को अब आप दोबारा अटेम्प्ट नहीं करें इस वक्त। ठीक है, नहीं नहीं, क्योंकि अभी नहीं कर रहा। हाँ, अब आप एक नया एग्जाम अटेम्प्ट करें। हाँ वो अभी पीपल वाला करता हूँ ना, 60 वाला। हाँ तो आज उसको करूँगा तो ये हो जाएगा। फिर एक फुल लेंथ की तरफ जाऊंगा, 2-3 घंटे लगा के, हाँ। ब्रेक दे के थोड़ा सा करूँगा, ब्रेक दे के। और मैं आपको ये एक और शेयर कर रहा हूँ, ये व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप ये भी आपने करना है, लेकिन बाद में क्या नाम है उसका। चलें, कोई नहीं, फिलहाल आप कंफ्यूज ना हो, वो बाद में शेयर नहीं करें। नहीं, अभी अभी मैं ये कंप्लीट कर लूँ, मैं हाँ, बस चलिए आराम होपफुली ये से। 2-3 दिन में कर लूँगा ये